आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिक्स की हिस्ट्री एनसीईआरटी हमारा अतीत का अध्याय 8 अशोक एक ऐसा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम जानेंगे कि अशोक ने युद्ध का त्याग क्यों किया। तो आज हम लोग यह चैप्टर कंप्लीट स्टडी करेंगे। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से करक नोट मिले, यानी कि रोशन एक लड़की है जिसको उसके जन्मदिन के अवसर पर उसके दादाजी ने उसे करक नोट दिए हैं और उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया कैसेट खरीदने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए करक नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ था। यानी कि हम जानते ही है कोई भी नोट होता है उसके दाहिनी तरफ गांधी जी का चेहरा बना होता है। तो उसी प्रकार रोशन ने भी देखा, तो उसके दादाजी ने जो उसे नोट दिया था उस नोट पर देखा तो उसे पता चला कि सभी नोटों के दाहिनी तरफ तो गांधी जी का चेहरा बना हुआ है और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। तो इसी प्रश्न का उत्तर आज हम इस कहानी के माध्यम से ढूंढने का प्रयास करेंगे कि आखिर नोट पर गांधी जी का पिक्चर और ये शेरों वाला स्तंभ क्यों बना हुआ होता है। तो आगे चैप्टर रीड करते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उसका एक लंबा इतिहास है। यानी कि रोशन ने जो शेरों का चित्र पिछले जो स्लाइड में हमने नोट पर जो शेरों का चित्र देखा उसका एक बहुत ही लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित कर दिया गया। यानी कि जो शेर का जो स्तंभ है उस स्तंभ को पत्थरों से काट कर बनाया गया था और पुनः उसे सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित कर दिया गया था। इस विषय में तुमने अध्याय 7 में पढ़ा और यह हम अध्याय 7 में पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट है ये वो शेरों वाला स्तंभ है जिसका पिक्चर नोट पे बना हुआ होता है जो कि पत्थरों को काट कर बनाया गया है। नेक्स्ट है इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इनके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। अभिलेख के बारे में हम पिछले कुछ चैप्टर्स में चर्चा कर चुके हैं। अभिलेख वह होता है जो किसी पत्थर पर खुदवा कर लिखवाया जाता है, नुकीले औजारों के माध्यम से उसको अभिलेख कहते हैं। तो ये जो अभिलेख थे उसने अशोक ने स्तंभों और पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाए थे। इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, हम यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। यानी कि सबसे पहले हम इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे कि राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 वर्ष पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। तो अशोक जो जिस साम्राज्य पे शासन करते थे उसकी स्थापना किसने की, तो चंद्रगुप्त मौर्य। यह एक याद करने वाला पॉइंट है। इसके बाद हम जो वीडियो लाएंगे नोट्स का, इस चैप्टर के नोट्स का वीडियो, उसमें हम सभी मेन पॉइंट्स को पीडीएफ के रूप में आपको देंगे तो आप उससे एग्जाम टाइम में स्टडी कर सकते हैं। तो अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उसके दादाजी ने की थी। दादाजी कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि लगभग 2300 साल पहले चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की और इस काम में चाणक्य ने उनकी सहायता की थी। तो वंश, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। यानी कि जब एक ही परिवार के कई सदस्य, जैसे कि पहली बार उसके दादा, फिर उसका बेटा और फिर उसका बेटा, यानी कि दादा का पोता, जब एक ही के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, पहला चंद्रगुप्त और दूसरा उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो इसी प्रकार हम वंश को जान सकते हैं। आगे, साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। मानचित्र का स्टडी हम बाद में करेंगे, पहले हम आगे पढ़ते हैं। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने का रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। तो हम साम्राज्य में जो नगर थे वो हम मानचित्र में काले बिंदुओं के माध्यम से हम देखते हैं कि साम्राज्य में कौन कौन से नगर थे। तो महत्वपूर्ण नगर जो थे, सबसे पहला महत्वपूर्ण नगर तक्षशिला
दूसरा उज्जैन और तीसरा पाटलिपुत्र। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? तो रेड साइन से अभिलेखों की प्राप्ति के स्थल को दिखाया गया है। तो लंपक, मनसेहरा, शहबाजगढ़ी, कंधार, कलसी, टोपड़ा, मेरठ, बहापुर, लुम्बिनी, सारनाथ, गुज्जर, कौसाम्बी, राजपुरवा, लौरिया, अरेराज, रूपनाथ, सांची, पनगुरिया, सोपारा, सन्नती, मस्की, येरागुडी, ब्रह्मगिरी और गिरनार, ये सभी अभिलेख प्राप्ति के स्थल हैं। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण यानी फल फूल को जमा करना और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, यानी कि राज्य और साम्राज्य में क्या डिफरेंस है, आइए हम जानते हैं। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राज्यों की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। यानी कि साम्राज्य पे शासन करने वाले व्यक्ति को सम्राट बोलते हैं और राज्य पे शासन करने वाले व्यक्ति को राजा बोलते हैं। तो साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, इसीलिए इसमें राजाओं की तुलना में सम्राटों को अधिक संसाधनों की जरूरत होती है। नेक्स्ट, इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी जरूरत होती है। कर यानी कि टैक्स। साम्राज्य का प्रशासन, चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। यहाँ पे संदेशवाहक से मतलब संदेश का वहन करने वाला, यानी एक राजा का संदेश दूसरे राजा तक पहुंचाने वाला। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। यानी सम्राट ही वो था जो इन सभी लोगों पर नियंत्रण रखता था, जो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। यानी कि मौर्य साम्राज्य के भीतर जो छोटे छोटे क्षेत्र थे, प्रांत थे, उन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से ही शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। यानी कि ऐसा माना जाता था कि ये सभी जो जगह थी, तक्षशिला और उज्जैन, यहाँ पर स्थानीय परंपरा और नियम ही माने जाते थे। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने की कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण लाइन है कि उत्तर पश्चिम जो था वो कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराने यानी कि कर, नजराना, या जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। यानी कि यहाँ पे कर और नजराना के बीच में डिफरेंस बताया गया है कि कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, जबकि नजराना अनियमित इनरेगुलर तरीके से इकट्ठे किए जाते थे। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। यानी कर तो सब किसी को देना पड़ता था, लेकिन नजराना आप स्वेच्छा से दे सकते हैं। आपकी मर्जी, आपके ऊपर, आपकी इच्छा पे निर्भर करता है नजराना। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यानी कि मेगास्थनीज जो था वह
सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं, यानी कि मेगास्थनीज द्वारा जो विवरण दिया गया है उसका अंश यहाँ पे दिया हुआ है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड भी रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं के घेरे से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र के बारे में भी मेगास्थनीज ने कुछ बातें कही हैं जो यहाँ पे बताई गई हैं। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी कांच से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस प्रकार भिन्न था? और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दे। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। यानी कि अशोक ही वे शासक थे जिन्होंने सबसे पहले अभिलेखों पे संदेश गुदवाने की प्रथा शुरू की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इनमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। तो इस बात से हमें पता चलता है, इस अभिलेख से हमें पता चलता है कि कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया और अपने बेटे और पोतों को भी यही शिक्षा दी। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था कि अशोक एक ऐसा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो अशोक ने युद्ध का त्याग क्यों किया? तो कलिंग युद्ध के बाद उसका दिल पश्चाताप से भर गया, जिसके कारण उसने युद्ध का त्याग कर दिया था। तो कलिंग की लड़ाई में युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ? धर्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। मानचित्र 5 पृष्ठ 76 देखो। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धर्म क्या था? अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। यानी कि अशोक का धर्म क्या था? तो अशोक का धर्म किसी देवता की पूजा या कोई कर्म कांड नहीं था। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार और शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार उनका भी कर्तव्य है एक राजा के रूप में कि वे भी अपने प्रजा को निर्देश दें। और बाद में वे बुद्ध के उपदेशों से भी परिचित हुए। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि
इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धर्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, धर्म महामात जो कि अलग अलग जगहों पर जाकर धर्म की शिक्षा दिया करते थे। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो, यहाँ पे एक मूर्ति दी गई है जो कि उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की है। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक के धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। पृष्ठ संख्या 84 से 85 पर दिए गए मानचित्र 6 में इन क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास कीजिए। तो पृष्ठ संख्या 84-85 पर हमें सीरिया, मिस्र, ग्रीस और तथा श्रीलंका की पहचान करनी है। तो उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा भी की थी। यह पृष्ठ 84 से 85 का मानचित्र है जिसपे हमें सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका ढूंढना है। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। अपनी प्रजा के लिए अशोक ने कई संदेश दिए थे। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं? ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। यानी कि अशोक के अनुसार तरह तरह के अनुष्ठान करने से अच्छा है कि दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, दान दिया जाए। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों की धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। यानी कि उनके अनुसार अपने धर्म यानी कि धर्म एक प्राकृत भाषा का शब्द है जो कि धर्म का रूपांतरण है। तो हर किसी को दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। यानी कि अगर हम अपने धर्म की प्रशंसा करते हैं और दूसरे के धर्म की बुराई करते हैं तो यह अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचाना है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक के धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो अपने आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों से ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यानी कि आधुनिक भारत की जितनी भी लिपियां हैं, जितनी भी स्क्रिप्ट हैं, वे सभी ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई। यहाँ आप अ अक्षर के अलग अलग भाषाओं की लिपियां देख सकते हैं। आरंभिक ब्राह्मी में अ को इस प्रकार लिखा जाता था। देवनागरी यानी कि हिंदी में इस प्रकार लिखा जाता है, बंगला में इस प्रकार, मलयालम में इस प्रकार और तमिल में इस प्रकार अ को लिखा जाता है। अन्यत्र मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। यानी कि चीन की दीवार बनाने का उद्देश्य क्या था? उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से किस प्रकार भिन्न था? जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो।